हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हमने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था और उसका एप्लीकेशन देखा था, राइट? तो आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे और अदर जो पार्ट्स हैं इस सर्कुलर मोशन का, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, राइट? तो फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, वो है आपका कोनिकल पेंडुलम, राइट? कौन सा पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम। तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट? तो ये इसमें जो एप्लीकेशन आपको स्टडी करना है, जो आपको जेई और नीट एग्जाम के लिए यूजफुल है, फर्स्ट है आपका कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम। बहुत सारे टाइप के पेंडुलम आपको पढ़ने हैं, बट सर्कुलर मोशन में आपको कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जेई में या नीट में भी। कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में होता क्या है, आप ट्राई करेंगे समझने का। एक स्ट्रिंग होता है। एक स्ट्रिंग होता है, इसके एक पॉइंट पे को फिक्स कर देते हैं, दूसरे पॉइंट पे एक पॉइंट मास और बॉब को हम अटैच कर देते हैं, ठीक है? ये हमारा वर्टिकल लाइन है। तो इस वर्टिकल से कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे या कोई भी एंगल पे जाकर इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कराते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कराते हैं, राइट? ये पार्टिकल जो एक एंड से अटैच है सर्कल इस स्ट्रिंग का, वो इस टाइप के सर्कल में मोशन कर रहा है। जब इस टाइप के सर्कल में मोशन कर रहा है तो पूछेगा आपसे कि ओमेगा बता दो और टाइम पीरियड बता दो। तो ये जो पार्टिकल जो वन एंड से अटैच्ड है स्ट्रिंग का, वो किस टाइप के सर्कल में मोशन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल, राइट? किस टाइप का सर्कल है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो कोनिकल पेंडुलम में आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसे एक मास को हमने अटैच किया और दूसरे एंड को फिक्स कर दिया, राइट? अब इस मास को किसी थीटा एंगल पे ले जाते हैं। वर्टिकल से कितना एंगल है ये? थीटा। और इस मास को, मान लीजिए मास एम है, हम एक सर्कल में मोशन कराते हैं। ये सर्कल किस टाइप का है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। ओके। तो मान लेते हैं जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये लेंथ, ये एल है। हमने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे इसको ले गया है? थीटा, सॉरी, वर्टिकल से कितना एंगल पे इसको ले गया? थीटा एंगल पे। अब ये सर्कुलर मोशन करने लगा पार्टिकल। कैसे कर रहा है? इस टाइप से। तो बताना है ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ठीक है? तो ये जो पार्टिकल है, अगर मैं इसको एक्सिस लू, मान लीजिए हमारा ओ ए है, ये हमारा एक्सिस है, तो इस एक्सिस के इसी रेडियस में ये मोशन कर रहा है। मान लीजिए रेडियस आर है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको दिया है, वो कितना है? एल है। थीटा एंगल पे हमने स्ट्रिंग को टिल्ट किया वर्टिकल के साथ, और हमको निकालना है ये पार्टिकल कितने ओमेगा से मोशन मूव मूव कर रहा है, कितना एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसका टाइम पीरियड क्या है। ओके। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने देखा था, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करे तो सारे फोर्सेस को हम ट्राई करते हैं, एक तो सेंटर की ओर या एंड टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। मतलब एक सेंटर की ओर हम सारे फोर्सेस को ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये तो जो पार्टिकल है एयर में हैंग है, एयर में हैंग है, तो एक तो ये स्ट्रिंग का है, वो टेंशन लग रहा होगा। दूसरा क्या है आपका? एक एमजी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका? मान लीजिए अल्फा है, तो अल्फा कितने का बराबर? ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कितना बच जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्योंकि सर्कल, किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है? पाई। तो इस टी के दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे,
इस टी के दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला कंपोनेंट, तो ये 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये क्या मिल जाएगा आपका टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो ये जो पार्टिकल है सिंपली सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ हो नहीं रहा है, मतलब जो फोर्स टी कॉस थीटा ऊपर की ओर लग रहा है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, एमजी को, किसको बैलेंस कर रहा होगा, एमजी को। तो फॉर, अब क्या लिखेंगे, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स वर्टिकल में क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्टिकल में कौन कौन सा फोर्स है, एक तो टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है और एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट नेट फोर्स जीरो है, पार्टिकल का कुछ एक्सेलरेशन है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो नेट फोर्स आपको क्या मिलेगा, जीरो। क्या लिख सकते हैं आप यहां से, टी कॉस थीटा इजकल टू एम जी, राइट। अब हम देख रहे हैं ये पार्टिकल साथ साथ हॉरिजॉन्टल सर्कल में भी मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में भी मोशन कर रहा है, तो क्या लिखेंगे आप, इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम पार्टिकल और बॉब मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, राइट। तो पार्टिकल जब भी सर्कल में मोशन करता है तो देयर मस्ट बी ए सेंट्रिपिटल फोर्स, तो सेंट्रिपिटल फोर्स में क्या क्या है, ये हमारा सेंटर है इस सर्कल का, तो सेंट्रिपिटल फोर्स में तो एक तो टी का कंपोनेंट है टी साइन थीटा, एमजी जो है इस रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो एमजी का कोई कंपोनेंट आएगा नहीं सेंटर की ओर, राइट। तो किसका कंपोनेंट आ रहा है, केवल टेंशन का। पार्टिकल किस टाइप के सर्कल में मोशन करना शुरू कर दिया, हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो क्या लिखेंगे, फॉर सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन नेट फोर्स टू आर सेंटर किसके बराबर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखिए या एम बी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि भी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, फॉर सर्कुलर मोशन भी इक्वल टू ओमेगा आर। अब सेंटर की ओर जो कंपोनेंट है यहाँ पे टी साइन थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा, एम जी का कोई कंपोनेंट है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है रेडियस के साथ, ये आपका सर्कल है, ये रेडियस और एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस एमजी का कंपोनेंट आएगा इधर, नहीं आएगा ना। तो टी साइन थीटा क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। अब ये आर जो है रेडियस, इसको हमको एल के टर्म में निकालना है, तो इस ट्रायंगल को आप देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को आप देखिए, ये आपका हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, तो ये आर कितना हो गया, एल साइन थीटा, सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है, एल क्या है आपका, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो आर को मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहां से आइए आप, टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर, आर को लिख दिया एल साइन थीटा, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, टी cos थीटा इजकल टू एम जी, और इक्वेशन 2 आ गया टी साइन थीटा इजकल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। यहाँ एल क्या है आपका, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सर्कल के रेडियस के बराबर नहीं है, एल साइन थीटा जो है आपका रेडियस है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो रेडियस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बन जाएगा आपका एल साइन थीटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 में क्या है, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, तो ये है आपका टी साइन थीटा, दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, इक्वेशन 1 को आप देखिए किसके बराबर है, एम जी के, तो टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया,
ये साइन से साइन भी चला गया, एम से एम भी चला गया, क्या बचेगा इधर? तो बच गया 1/cos थीटा इजकल टू ओमेगा स्क्वायर एल बाई जी। ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया आपका? g/l cos थीटा। तो ओमेगा को क्या लिखेंगे? ओमेगा इज अंडर रूट g/l cos थीटा। तो ये आपका क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम बोलते हैं। ये क्या है आपका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू g/l cos थीटा। अब टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी बता रखा है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में। टाइम पीरियड क्या होता है? कोई भी पार्टिकल एक ओसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, और ये ओमेगा के साथ कैसे रिलेटेड है? टी जो होता है 2π/ओमेगा, राइट। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2π। आपने कितना निकाला है? अंडर रूट g/l cos थीटा। g/l cos थीटा कितना आ जाएगा? 2π अंडर रूट l cos थीटा डिवाइडेड बाई g डिवाइडेड बाई। तो ये आपको याद रखना है, जब कोनिकल पेंडुलम किसी थीटा के साथ किसी की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल हो और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाकर हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2π अंडर रूट l cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है। तो आई होप एक कोनिकल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और हम इसका टाइम पीरियड निकालते क्या है, तो कैसे निकाला हमने? एक तो वर्टिकल पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स को जीरो कर दिया, दूसरा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हमने यूज कर लिया, और दोनों का यूज करके आप ओमेगा निकाल सकते हैं। फिर ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड भी आपका निकल जाएगा, राइट। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करेगा जेई मेन और नीट के एग्जाम में, राइट। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं इसको। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए हेमी स्पेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर rotating about its vertical axis, a small ball kept in a bowl rotate with the ball without slipping on its surface. If the surface of ball is smooth, an angle made by radius through the ball with the vertical is alpha. Find the angular speed at which the ball is rotating. तो क्या दे रखा है आपको? एक बॉल है कटोरा टाइप का, ये ओमेगा से मान लीजिए रोटेट हो रहा है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। एक पार्टिकल को रखा गया है जो इसके वर्टिकल मतलब एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? एक पार्टिकल है जो ये एंगल बना रहा है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है वर्टिकल इज अल्फा, इसके रेडियस के साथ जो एंगल है ये अल्फा बना रहा है। तो पूछा क्या है आपसे? और ये स्लीप नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में एक और चीज है कि ये स्लीप केप बाउल विदाउट स्लीपिंग, जो पार्टिकल है वो स्लीप नहीं कर रहा है। तो बताना है कि वो जो बाउल है कटोरा है वो कितने एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पार्टिकल हो गया। अब पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रहा है उसको आप दिखाइए, क्योंकि वहीं तो आपको सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल फोर्सेस में हेल्प करेगा। एक तो फोर्स आपको लग रहा है mg, जो अर्थ का फोर्स है, ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में भी है, तो क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है? हमेशा सरफेस के जो भी कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। अब इसको ब्रेक करना है मुझे, सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा होगा। तो ये तो नॉर्मल हो गया, अल्फा हो गया। अब इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। ये जो पार्टिकल है इतना ही रेडियस में घूम रहा है। ये जो पार्टिकल है कितने रेडियस में घूम रहा है? ये आर वाला जो रेडियस है ना उसी में घूम रहा है ये मतलब मान लीजिए पार्टिकल पी है और ये हमारा ए है। तो ये जो पी ए है, यही सपोज दिस रेडियस इज आर, इसी में पार्टिकल
मोशन कर रहा है। पूरा बॉल ऐसे है, बट इस पार्टिकल को हमने यहां रखा है, तो ये पार्टिकल जो है ऐसे मोशन कर रहा है। जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो कौन कौन सा कंपोनेंट है? एक तो हॉरिजॉन्टल हमको सेंटर की ओर कंपोनेंट चाहिए, और एमजी को बैलेंस करने वाला कंपोनेंट चाहिए। तो एमजी को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए आप, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। तो एन का इधर कौन सा कंपोनेंट आ गया? एन कॉस अल्फा, वर्टिकल की ओर। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो इधर की ओर कौन सा कंपोनेंट? एन साइन अल्फा। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? फॉर सॉल्यूशन में आप फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वर्टिकली ये मूव नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब मोशन नहीं हो रहा है पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में। जस्ट वो बॉल के साथ कांटेक्ट में है, और बॉल जितने ओमेगा से मोशन कर रहा है, जितने एंगुलर वेलोसिटी से बॉल मोशन कर रहा है, साथ साथ पार्टिकल भी उतना ही एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। पार्टिकल का कोई वर्टिकल नेट वर्टिकल फोर्स नहीं है, तो पार्टिकल वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है। तो क्या लिखेंगे आप? नेट वर्टिकल फोर्स जीरो। तो वर्टिकल में अपवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या आ गया? एन कॉस अल्फा, दिस इज एन कॉस अल्फा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, तो टोटल फोर्स जीरो हो गया। तो क्या लिखेंगे आप? एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में नो, इस एम जी का कंपोनेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। केवल एन साइन अल्फा जो है यही हेल्प कर रहा है पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने में। तो फॉर सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंटर की ओर फोर्स कितना हो गया? एन साइन अल्फा। मान लीजिए पार्टिकल का मास एम है, और जितने ओमेगा से ये बॉल रोटेट करेगा, उतना ही से ये पार्टिकल भी इस सर्कल के अबाउट, इसके अबाउट मोशन करने वाला है। ठीक है। अब लेंथ रेडियस दे रखा है आपका, मान लीजिए ये रेडियस आर प्राइम है, पीए जो है आपका आर प्राइम है मतलब, और जो रेडियस है बॉल का वो आर दे रखा है, तो पीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप केयरफुली देखिए यहाँ पे, पार्टिकल तो इतना ही सर्कल में मोशन कर रहा है। जिस जो पार्टिकल का ये सेंटर है, ये पी है, ये ए है, तो हमको पीए की वैल्यू चाहिए। ए आर दे रखा है, सपोज ये सेंटर है बॉल का, तो ये एंगल अल्फा दिया है, तो साइन अल्फा आप क्या लिखेंगे? पीए बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो पीए कितना हो जाएगा? ओपी। तो ओपी आपको दे रखा है रेडियस ऑफ बॉल आर, दिस इज साइन अल्फा। अब चलते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा यहां से? तो एन साइन अल्फा ओमेगा स्क्वायर आर है, आर प्राइम लिख दीजिए, एन साइन अल्फा एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही हमारा आर प्राइम है। आर प्राइम किसके बराबर है? आर साइन ऑफ अल्फा, राइट। तो साइन से साइन चला गया, एन कितने आ गए? एन आ गया होगा एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहां पे चलते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1/2 करते हैं। तो एन कोस थीटा कितना है? एम जी के बराबर, ये आपका एन हो गया, दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। एन से एन चला गया, एम से एम चला गया, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया? जी बाई आर कॉस थीटा। तो ओमेगा कितना? अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा। तो पूछा क्या है आपसे? क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? फाइंड द एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा की वैल्यू ये पूछा है आपसे, ये ओमेगा कितना हो गया? एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जी बाई आर कोस थीटा। सेम चीज यहां भी हमने किया, जो भी फोर्सेस लग रहा है उसको सेंटर की ओर ब्रेक किया, और पार्टिकल जो है वो
टाइप से वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स को क्या कर दिया हमने, जीरो। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि ये कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड या सेंट्रीपिटल फोर्स या डायनेमिक से रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम किया। अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमने ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ में पढ़ रखा है स्यूडो फोर्स के बारे में। स्यूडो फोर्स में क्या करते थे, अगर न्यूटन्स लॉ को आपको अप्लाई करना है कहां पे, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो नॉन इनर्शियल क्या होता है, जब कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा हो, कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा हो और ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में बैठा हो, ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो और ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में बैठा हो और ये ऑब्जर्वर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना चाहता है किसी पार्टिकल पे, ये ऑब्जर्वर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना चाहता है किसी पार्टिकल पे। तो ये ऑब्जर्वर क्या करता था, याद कीजिए आप, उस पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रही है उसको तो वो लगाता ही था, साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स को ऐड करता था। उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, स्यूडो फोर्स। क्या नाम दिया था, स्यूडो फोर्स, क्योंकि ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो एक स्यूडो फोर्स लगाया था, उस स्यूडो फोर्स कितना था, उस स्यूडो फोर्स था आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका मैग्नीट्यूड मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर और डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक टाइप का स्यूडो फोर्स ही है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो सर्कल में मोशन कर रहा है, जो सर्कल में मोशन कर रहा है, एक व्हीकल ही ले लेते हैं हम, या आर रेडियस में मोशन कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या नहीं हो, अगर ये ओमेगा से एंगुलर स्पीड से मोशन कर रहा है उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। कितना होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर कोई ऑब्जर्वर मोशन की स्टडी करना चाहता है इसका और इसी फ्रेम में बैठा है, ये ऑब्जर्वर कहां बैठा है, इसी के फ्रेम में बैठा है, तो ये भी डायनेमिक्स यूज करने के लिए या न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये जिस सर्कुलेटिंग फ्रेम में बैठा है उसका एक एक्सेलरेशन है सेंटर की ओर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ऑब्जर्वर इसी फ्रेम में है, घूम रहा है, ये पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन है और ये न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना चाह रहा है, डायनेमिक्स को यूज करना चाह रहा है सर्कुलर मोशन का। तो क्या करेगा, ये जो फोर्सेस लग रहा है वो तो ये दिखाएगा ही, साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स को ऐड कर देगा। कौन सा, सेंट्री, इसी को हम इस स्यूडो फोर्स को नाम दे देते हैं सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो किसके बराबर होता है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन क्या होगा, जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में। जैसे यहां पे हमने देखा था सेम चीज यहां पे भी, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो क्या आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप डायनेमिक्स यूज करना चाहते हैं सर्कुलर मोशन के लिए और आप रोटेटिंग फ्रेम में ही हैं, सर्कुलेटिंग फ्रेम में ही है, तो आप एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। गेटिंग और नॉट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आप सेंट्रीपिटल फोर्स में, व्हेन ऑब्जर्वर is in rotating frame then
it having an a centripetal, it having a centripetal petal acceleration, that is rotating frame is non-inertial. So to apply Newton's laws or dynamics of circular motion, he or she should apply a pseudo force, opposite to the direction of centripetal acceleration, This is called centrifugal force in सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में इसी स्यूडो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो ये कितने के बराबर होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी। ओके, तो हमने क्या पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, रीड करते हैं क्वेश्चन। ए टेबल विथ ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस is fixed in a cabin that rotate with angular speed omega in a circular path of radius r. A smooth groove AB of length L is very very less than r, is made on the surface of table. A small particle is kept at a point A in the groove and is released to move. Find the time taken by particle to reach the point B. तो क्या दे रखा है? एक ग्रुप बना हुआ है, एक टाइप से हम वुडन ब्लॉक ले लीजिए, वुडन ब्लॉक है हो गया, उसमें एक खांचा बना देते हैं। एक टाइप से ग्रुप का मतलब यही होता है, राइट। एक टाइप से स्लॉट बना दिया हमने। तो यही स्लॉट जो है आपका ए बी है, यहाँ पे पार्टिकल को रखा गया है। ये डिस्टेंस आपका कितना दे रखा है? एल। ये ए बी जो दे रखा है आपका एल है, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एल इज वेरी वेरी लेस देन आर। इस रेडियस से वो बहुत छोटा है। तो बताना है कितने टाइम के बाद ये जो पार्टिकल है ए से बी पहुंच जाएगा, ए से बी पहुंच जाएगा। अब करते क्या है इस क्वेश्चन में, मान लीजिए हम इसी टेबल के फ्रेम में चले गए, इस टेबल के फ्रेम एक रोटेटिंग फ्रेम है। तो जब भी एक रोटेटिंग फ्रेम हो तो उसके पास एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और हम उसी फ्रेम में बैठकर उस पार्टिकल को एनालाइज कर रहे हैं, मुझे बाकी सारे फोर्सेस के अलावा भी एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। सेंटर की ओर तो एक्सेलरेशन है आपका। हम इसी फ्रेम में बैठे हुए हैं, एक रोटेटिंग फ्रेम है, तो इस पार्टिकल पे मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कौन सा फोर्स है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या नाम देते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो पूछा जाए इसके वजह से एक्सेलरेशन कितना है पार्टिकल का बाहर की ओर, तो दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई एम। अब हम इसी फ्रेम में है, हम इसी फ्रेम में बैठे हुए हैं। एक्चुअली फ्रेम तो रोटेट कर रहा है जो ऑब्जर्वर ग्राउंड में बैठा हुआ है, बट हमारे लिए फ्रेम रोटेट नहीं कर रहा है। अब हम क्या देखेंगे, ये पार्टिकल ये रोटेट नहीं कर रहा है, पार्टिकल है उस पर एक फोर्स लग गया बाहर की ओर, तो ये पार्टिकल क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, ये जो स्लॉट बने हुए है उसी के अलॉन्ग बाहर की ओर जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है यूज कर सकते हैं क्या, यस। तो क्या होता है, यस, एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस जानना कितना है पार्टिकल को, एल लेंथ, क्योंकि एल जो है बहुत छोटा है आर के लेंथ कंपेयर में। इनिशियली पार्टिकल ने स्टार्ट किया मोशन, तो इसको हम क्या मान लेंगे, जीरो। एक्सेलरेशन हमने निकाला है कितना, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू टी। पार्टिकल को जाना कहाँ है, ए से लेकर बी तक। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है सर इसका रेडियस तो चेंज हो रहा है ऑल द टाइम, जैसे एल प्लस आर किसी टाइम टी पे मान लीजिए वो एल नॉट है और आर तो ऑलरेडी पहले से है। तो ये एल नॉट की वैल्यू जो है इतना छोटा है आर से कि हम मान सकते हैं कि वो पार्टिकल जो है आर रेडियस में ही मोशन कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है कि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब एल प्लस आर करे या एल नॉट प्लस आर करे, हमको वैल्यू क्या मिलने वाली है, आर के बराबर ही। इसलिए हमने क्या लिखा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो ओमेगा स्क्वायर आर के ही बराबर होगा, राइट। तो कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को, हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आप अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे यहाँ पे। तो टी स्क्वायर कितना आ गया, तो टी स्क्वायर इज 12 बाई ओमेगा स्क्वायर आर। तो टी कितना, अंडर रूट 12 बाई ओमेगा स्क्वायर आर। तो इतने टाइम के बाद वो पार्टिकल क्या है, इस ग्रुप में ए से बी पे चला जाएगा, ए से बी पे चला जाएगा, राइट, ओके। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कुलर पाथ पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर मेरा छोटा है, बट जो मैं कंटेंट दे रहा हूं वो आपको जेई और मेन के लिए है। मैं एडवांस के लिए अलग से सीरीज चलाऊंगा जहां पे हम हर एक टॉपिक का एडवांस प्रॉब्लम हम लेंगे। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर है। आप इस प्रॉब्लम को बार बार कीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। तो चैनल छोटा है, सब्सक्राइबर कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कंटेंट खराब है। बाकी लोगों के कंपेयर में हमारा कंटेंट काफी अच्छा है, प्रॉब्लम भी मैं ले रहा हूं कंटिन्यूअसली। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियोज। आपका जो भी कमेंट है, जो भी सजेशन है, आप मुझे दें, मैं उसको ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करने का जो बच्चे के हित में होगा, राइट। तो ऐसा इग्नोर नहीं करना है, सब्सक्राइबर कम है तो कंटेंट कम होगा। तो आप देख लीजिए मेरा चैनल कितना पुराना है और कब से मैं इस पे काम कर रहा हूं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सपोर्ट मी, राइट। चलिए, तो हम देखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल में मोशन कर रहा है या कर्व पाथ में मोशन कर रहा है, अलग अलग पाथ का नेचर एकदम से सर्कुलर नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे। तो क्या हेडिंग देंगे आप, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, राइट।
तो मान लीजिए कोई भी पार्टिकल किसी भी इस टाइप के कर्व पाथ पे मोशन कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट आप लेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ पे पार्टिकल इस टाइप के सर्कल में चल रहा है तो इसका कुछ रेडियस होगा। यहाँ पे अगर चले गए तो पार्टिकल इस टाइप के सर्कल में मोशन कर रहा है तो इसका भी कुछ रेडियस होगा। यहाँ पे चले गए तो पार्टिकल इस टाइप के सर्कल में मोशन कर रहा है तो इसका भी कुछ रेडियस होगा। तो अगर पार्टिकल किसी कर्व पाथ में मोशन करे या कर्विलिनियन मोशन करे तो इस केस में हम रेडियस कैसे निकालते हैं? तो एक तो हमने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट दिया है, क्या? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से भी आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो बंदे फिजिक्स में जिनकी पकड़ अच्छी है। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली मैथ्स का यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और कोई कर्व है जिसका इक्वेशन दे रखा है, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मैथमेटिकली मैं कैसे निकालूंगा? एक तो हो गया हमारा, इसका यूज करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं रेडियस कितना है, और डायरेक्टली मैथ्स का यूज करके कैसे निकालेंगे? मैथमेटिकली तो डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला भी है जो जिसको आप याद कर सकते हैं। ये क्या होता है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसी भी पॉइंट पे, राइट? इसमें मोड लगा देता हूं मैं क्योंकि रेडियस कभी निगेटिव होता नहीं है। तो क्या करना है आपको? कोई भी फंक्शन दे रखा है जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, दैट इज dy बाई डी एक्स, दिस विल बिकम एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। तो इसको क्या करना है? किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालना है dy बाई डी एक्स का, और ये क्या हो गया आपका डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर का, और इसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? तो क्वेश्चन लेते हैं इस पे, फिर देखते हैं। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर के पाथ पे मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड वो भी है, कांस्टेंट स्पीड से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे मोशन कर रहा है। तो बताना है पार्टिकल का जो रेडियस है ओरिजिन पे कितना है। तो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, एट ओरिजिन क्या करेंगे आप? तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ आई होप सबको पता होगा, ये कैसा दिखता है, कुछ ऐसे। अब ये जो पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ पे, ये पैराबोला का इक्वेशन है जो अपवर्ड कनकेव है और ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ओरिजिन पे जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितना है? ये ओरिजिन पे जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितना है? तो एक तो मैथमेटिकली आप निकाल सकते हैं, दूसरा फिजिक्स का यूज करके। तो हम 1 बाई 1 करते हैं, पहले फिजिक्स का यूज कर लेते हैं। तो आप पार्टिकल के बारे में दे रखा है, कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। तो जब सेंटर पे आप देखेंगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी किधर होता है? अगर किसी भी कर्व पाथ पे मोशन करे तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा होगा पार्टिकल का, एक ऊपर की ओर नॉर्मल और नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल नीचे की ओर mg। तो क्या लिखेंगे आप? फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन n माइनस mg इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब क्या दे रखा है? पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, कांस्टेंट
स्पीड से मोशन कर रहा है, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन है वो सेंटर की ओर ही है। इधर कहीं सेंटर है पार्टिकल का, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो सारा का सारा एक्सेलरेशन इधर ही है। एसी इक्वेशन दे रखा है पाथ का, कितना? ए एक्स स्क्वायर। यही तो आपका होता है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो ये नेट फोर्स आप निकालेंगे कैसे? अब हमने इतना बता दिया कि इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की ओर ही है, और y इस जो कर्व का नेचर है दैट इज y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो आप dy बाई डी टी करेंगे तो कितना मिलेगा? डी बाई डी टी ए एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी टी मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। पार्टिकल का एक्सेलरेशन यहाँ पे टोटली वाई डायरेक्शन में है, तो मैं इसी एक्सेलरेशन को निकालना चाहता हूं। तो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? इस वेलोसिटी, और फिर इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, राइट। तो ये तो कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया, बच गया डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। तो ये डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स डी टी, ए डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। तो ए तो हो गया 2x, और एक हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो एक्स के डायरेक्शन में ही है। ओरिजिन पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? एक्स के डायरेक्शन में ही है। तो कितना dx बाई dt को हमने क्या लिख दिया? v। dx बाई dt को लिख दिया v। अब ये तो हमारा वेलोसिटी आ गया। अब इस वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो कितना हो गया? dv बाई dt। तो 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, d बाई डी टी एक्स भी। तो u भी प्रोडक्ट रूल आप आई होप सब आपको पता हो। एक को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को एज इट इज रखा, दूसरे को एज इट इज रखा, जिसको डिफ्रेंशिएट किया उसको एज इट इज रखा, बाकी को डिफ्रेंशिएट किया। तो पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, तो डीवी बाई डी क्या हो गया? जीरो। और डीएक्स बाई डी क्या होता है? स्पीड। स्पीड, ये भी स्पीड ही है आपका, तो 2a v स्क्वायर। पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया मतलब नेट फोर्स निकल गया सेंटर की ओर। कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कितना है? 2a v स्क्वायर। और नेट फोर्स सेंटर की ओर कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर, एम 2a v स्क्वायर, 2a v स्क्वायर, राइट। तो आप v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो r कितना आ गया? 1/2a। ये पार्टिकल कितने रेडियस में मोशन कर रहा है? जब वो ओरिजिन से पास करेगा तो इतने रेडियस में मोशन करेगा, r इक्वल टू 1/2a। तो ये तो हो गया आपका डायनेमिक्स का यूज करके या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके रेडियस निकालना। इसके अल्टरनेट तरीका में क्या है? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर दिया है, हमको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। कितना हो जाएगा? 2ax। फिर क्या निकालना है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2a dx बाई डी एक्स। तो 2a, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिया, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया। अब रेडियस चाहिए, तो क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कब निकालना है आपको? ओरिजिन पे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स पॉइंट दिया है कहाँ? 0 0 पे, का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ओरिजिन पे आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये 0। क्या हो जाएगा? ये r इक्वल टू 1 प्लस 0 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने निकाला है, टू द पावर 3/2। हमने ये 2a निकाला है, तो क्या हो गया? 1/2a। तो मैथ्स का यूज करके हम देख रहे हैं कि थोड़ा इजी पड़ रहा है, ये हमारा टाइम सेव हो रहा है। तो आप देख लीजिए, मैं मैथ्स का यूज करके करूं या फिजिक्स का यूज करके करूं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए।
दोनों दोनों से आप निकाल सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दे रखा है। ओके, तो आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशन लेवल को थोड़ा हाई करें, क्योंकि मोटिवेशन आपसे ही आएगा। क्योंकि जब आपका लाइक आएगा, कमेंट आएगा और हमारा चैनल ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली हम मोटिवेटेड रहेंगे। और क्वालिटी ऑफ जो टीचिंग है या क्वालिटी ऑफ जो क्वेश्चन है जेई मेन और एडवांस के लिए, नीट के लिए, वो मैं डे बाय डे इंक्रीज करूंगा। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।